12 सांसदों के निलंबन को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में सदन, संविधान ये सर्वोपरि है। और लोकतंत्र के मंदिर में इस प्रकार का जो तांडव हुआ था अगस्त के महीने में, हम उसको भूल जाएं क्या? हमारे देश के संविधान के जो निर्माता थे, बाबा साहेब अम्बेडकर हों, जवाहरलाल नेहरू हों, इस प्रकार का व्यवहार ये उनके लेगेसी के साथ अपमान है। मतलब उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाने के जैसा है। मुझे याद आता है 2010 में जब महिला आरक्षण विधेयक पे चर्चा हो रही थी, तो सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। और आधार क्या था? कि बिल स्नैच किया गया था। यहां बिल को ना सिर्फ स्नैच किया गया है, फाड़ करके उसको हवा में उड़ा दिया गया है। एलईडी पे चढ़ करके उसको तोड़ने का प्रयास किया गया, हाथापाई किया गया, महिला सदस्यों के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया। इसीलिए खेद प्रकट करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए पूरे देश के समक्ष, क्योंकि सदन और संसद में देश के 130 करोड़ लोगों की भावनाओं को परिलक्षित किया जाता है, प्रतिबिंबित किया जाता है। संवैधानिक संस्थानों का अर्थ है, संवैधानिक संस्थानों में जवाबदेही है, संवैधानिक संस्थानों का और संविधान के मूल आदर्शों का, मूल भाव का सम्मान होना चाहिए ना। अब जिस प्रकार लगातार हम देख रहे हैं कि भाई, और पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ है कि निलंबन हुआ हो, निलंबन पहले भी हुए हैं। इस बार तो निलंबन के पीछे की जो पृष्ठभूमि है, निलंबन के पीछे के जो प्रमुख कारण है, ये पूरे देश ने देखा है। अब कोई इससे भाग नहीं सकता है। तो हम अपील करना चाहते हैं, हम आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे करदाताओं के मेहनत की कमाई को आप बर्बाद ना करें, और आप अविलंब क्षमा मांगे, आप अविलंब खेद प्रकट करें और देश के संसद को सुचारू रूप से चलने में सहायता करें। कांग्रेस लगातार कहते रही है कि ये मोदी सरकार जो है हिटलर के विचारधारा पर चलती है। संघ और बीजेपी को वो सीधे तौर पर घेरती है, हिटलर से जोड़ते हुए। अब मुझको समझ में नहीं आता है, जिन लोगों ने देश में आपातकाल लगाया, अब आप भी पत्रकार हैं, आप भी रिसर्च करते हैं, विचार करते हैं, तो हमारे देश के स्वतंत्र भारत के इतिहास में कितनी बार आपातकाल लगा है? एक बार लगा है। कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास तब किया गया था, किसने लगाया था? ये हम सब जानते हैं। किसके पार्टी में? देश में तो आपने आपातकाल लगाया ही, आपके पार्टी में इतने वर्षों से आपातकाल लगा हुआ है। आपके पार्टी में एक परिवार, एक वंश, भाई भतीजावाद, अपराध, भ्रष्टाचार के अलावा आपने किसी और को मौका नहीं दिया। तो जिनके जैसे संस्कार होंगे, और शुरू से देख लीजिए आप, उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक जिस प्रकार वंशवाद की पराकाष्ठा पार की है कांग्रेस के संस्कारों ने, ये पूरे देश ने देखा है। तो यदि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की बात करे, कांग्रेस पार्टी अकाउंटेबिलिटी की बात करे, कांग्रेस पार्टी जवाबदेही की बात करे, तो मुझे हंसी आती है कि भाई कांग्रेस पार्टी के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो लोकतंत्र के ऊपर बात करे। संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ उन्होंने किस प्रकार का न्याय किया था, हम भूल गए हैं क्या? इसीलिए उनको एजेंडा, उनको राजनीति में रहने का अर्थ क्या है? उनको राजनीति में रहने का अर्थ है स्वार्थ। हमारा राजनीति में रहने का अर्थ क्या है? सेवा, समर्पण, त्याग और जन कल्याण। इसीलिए उनको बोलने दीजिए, उनका अपना एजेंडा है, लेकिन हमारा अपना एजेंडा है अंत्योदय का, हमारा अपना एजेंडा है एकात्म मानव दर्शन का, हमारा अपना एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम इस पे चलते रहेंगे। किसान बिल को लेकर जिस तरह से मोदी सरकार ने इसे वापस लिया, तो कांग्रेस का कहना है कि जब वापस ही लेना था तो ये साल भर में जो 700 मौतें हुई है उसका जिम्मेदार मोदी को ठहरा रहे हैं। देखिए, इसका कोई आधार नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, और किस प्रकार से आप ये नकारात्मक राजनीति कर रहे हो भाई। और आंदोलनों से कैसे डील करना है, ये अब हमें आपसे थोड़ी सीखना पड़ेगा। 1966 का साल था, हमारे साधु संत समाज के प्रतिनिधि सदन के बाहर आंदोलन कर रहे थे गौ हत्या के विरोध में। अब उनकी नृशंस हत्या करवा दी गई, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी गई, और अब ये बता रहे हैं हमें। देखिए, मोदी जी ने अपने अभिभाषण में सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया था कि हालांकि ये कानून जन कल्याण के लिए थे, लेकिन कन्विंस करने में शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। ये कोई आम नेता नहीं कह सकता है, ये वही कह सकता है जो राष्ट्रहित को, जनहित को अपने संगठन के हित से और अपने व्यक्तिगत हित से परे देखता हो। मेरी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई हो। इसीलिए मुझे लगता है कि इसे इस पर्सपेक्टिव से, इस दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। और इतने दिनों से आंदोलन चल रहा था, गाजियाबाद के आसपास और दिल्ली के बॉर्डर के सटे हुए जितने भी रिहायशी इलाके हैं, वहाँ के लोगों को कितनी असुविधा का सामना करना पड़ा, आपको अंदाज़ा है इस बात का?
इसीलिए तीनों कानूनों को वापस जरूर लिया गया है और मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने यह स्पष्ट भी किया है कि एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी जिसमें किसान संगठन के लोग, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, प्रदेश के सरकार के प्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्री सब होंगे। तो हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में चर्चा का, विमर्श का स्कोप है और स्पेस है, और हर समाधान, हर समस्या का समाधान विमर्श और चर्चा में ही है। उत्तर प्रदेश चुनाव अब 2-3 महीने में ही पूरी, मतलब 4-5 महीने में तो पूरा मामला खत्म हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में ये देखते हैं कि विपक्षियों का कहना, जैसे कि अखिलेश यादव हो गए या मायावती हो गई या फिर कांग्रेस हो गए, योगी आदित्यनाथ को तो आलोचना करते ही हैं, मगर एक बातें वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी और मोदी मिलकर हराना चाहती है, ताकि वह 2024 में मतलब ऐसा कुछ बात ना आए योगी आदित्यनाथ। अब देखिए, मुझे तो हंसी आती है। अब उत्तर प्रदेश में जहां हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, हम बात कर रहे हैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, हम बात कर रहे हैं कि अपराध को कम कैसे किया जाए, हम बात कर रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, तो सकारात्मक राजनीति होती है, नकारात्मक राजनीति होती है। अब योगी जी के आने से पहले एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा प्रकाशित होता है, अपहरण हो, लूटपाट हो, डकैती हो, हत्या हो, रेप हो, 50% से लेकर के 75% तक का गिरावट आया है। हम ये कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों की बात करते हैं। अब समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी, उससे आगे जाओ एक जाति की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी। तो कोई एक व्यक्ति की बात कर रहा है, कोई एक परिवार की बात कर रहा है, ओवैसी जी हैं वो एक समुदाय की बात कर रहे हैं। भैया, उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों की चिंता कौन करेगा? उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों का स्वर कौन देगा? हम इसकी चिंता कर रहे हैं। और हमारा रिपोर्ट कार्ड है, हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट है। आप चाहे, मैं समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हूं, मैं उनको खुली चुनौती देता हूं आपके माध्यम से कि आप आइए और कंस्ट्रक्टिव मुद्दों पे हमसे बात करिए, डिबेट करिए कि हमने 4.5 वर्षों में क्या किया है और पहले क्या हुआ था। आज कितने एयरपोर्ट बने उत्तर प्रदेश में, 70 वर्ष में कितने बने थे? तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता, आपको पता चल जाएगा। और उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को जानते हैं। 14 में लोकसभा का चुनाव हो, 17 में विधानसभा का चुनाव हो, 19 में पुनः लोकसभा का चुनाव हो, जितने भी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं, जिला परिषद के चुनाव हुए हैं, आखिरकार कुछ तो कारण होगा ना कि उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता ने बार बार जनादेश के माध्यम से मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। तो जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि फैक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जो हो रहा है आंकड़ा है, जनादेश है, जन आशीर्वाद है, और हम उसी पे चलने वाले लोग हैं। विपक्ष चाहे जो कहे, विपक्ष डीरेल करने का प्रयास करे, वो भ्रमित करने का प्रयास करे। अब विपक्ष में मैं बोलना शुरू करूंगा तो 1 घंटे का भाषण हो जाएगा, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता हूं। मोदी जी की वैक्सीन, बीजेपी की वैक्सीन, लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, तो यहां जाने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रोग्रेसिव पॉजिटिव पॉलिटिकल डिस्कोर्स में शिफ्ट आया है 2014 के बाद। आप देखेंगे कि भाई 2014 के पहले करप्शन, 2G, CWG, जीजाजी, अन्याय, अत्याचार, अतिक्रमण, जातिवाद, धर्मवाद, भेदभाव, यही होता था। अब 14 के बाद ये पॉजिटिव पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशनल डिस्कोर्स हुआ है, जहां पे हम इसकी बात कर रहे हैं, जहां हम अकाउंटेबिलिटी तय कर रहे हैं, लीडरशिप में क्या क्या पोजिशंस होनी चाहिए वो तय कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्टिव एजेंडा तय कर रहे हैं। और आने वाले समय में राजनीति ऐसी रहने वाली है। धन्यवाद कहूँगा गुरु प्रकाश जी को, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और भी तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए मैं आता रहूँगा। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को।